तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है फिजिक्स से है, ठीक है। क्लास 10 वालों के लिए है, जो कि आपने अब तक पढ़ा था, ठीक है, नेत्र के बारे में, ठीक है, जो कि नेत्र में जो रोग होते हैं उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो प्रिज्म के बारे में पढ़ने से पहले आपको हर एक चीज़ जानना है, ठीक है, कि प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म का परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जानना है। तो आइए हम लोग जो है हर एक चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे, प्रिज्म। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रिज्म। आप हेडिंग लगाएंगे प्रिज्म, ठीक है। अभी प्रिज्म जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, प्रिज्म की, किसकी बात करें, प्रिज्म की, तो याद रखिएगा प्रिज्म की परिभाषा क्या है। प्रिज्म जो होता है ये तीनों भुजाओं से जो है घिरी हुई एक बंदे आकृति होता है, जो कि समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा में आप लिखेंगे किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग, किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। इतना चीज़ आपने इसकी परिभाषा जाना, ठीक है। अब याद रखिएगा प्रिज्म कैसे होता है, मैं आपको बना करके थोड़ा सा उसका रूप दिखा दूं। इस तरह से होता है, त्रिभुज के आकार का प्रिज्म होता है, यह है प्रिज्म, ठीक है। अभी इसके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक चीज़, प्रिज्म का जो अपवर्तन होता है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होता है, तो आप अगले जो है नई लाइन से लिखिएगा कि आपतित प्रकाश, मतलब आने वाली प्रकाश किरण एवं निर्गत प्रकाश किरण की दिशाओं के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है विचलन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब ये कैसे कैसे क्या होता है, अल्प विचलन कोण क्या होता है, इसको ये भी जानना है। अल्प विचलन कोण क्या होता है, तो अगर आपतन कोण हो, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है, तो इस न्यूनतम विचलन कोण को, ठीक है, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, लिखना चाहते हैं, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहीं पे कि आपतन कोण का मान
कोण का मान और बढ़ाने पर विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है, तो इस न्यूनतम विचलन कोण को प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, इसमें अल्प विचलन कोण क्या होता है, तो इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं डेल्टा एम। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमने बताया अभी विचलन कोण और अल्प विचलन कोण, इसका जो मान मेन भूमिका किस में होता है, तो याद रखिएगा केवल और केवल आपको सूत्र याद रखने में होता है, बाकी इसकी कोई भूमिका नहीं होता है। प्रिज्म का केवल परिभाषा याद रखिएगा, प्रिज्म कैसे होता है, अभी जो चीज़ें बताएंगे उसको याद रखिएगा, बाकी ये सब आपको केवल जानकारी के लिए हमने लिखवाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका सूत्र कैसे होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इस सूत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिज्म को बनाते हैं और प्रिज्म को बना करके जो है उस चीज़ को समझते हैं कौन कौन चीज़ें क्या होती हैं। याद रखिएगा प्रिज्म से जो भी चीज़ें गुजरती हैं, जो भी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, वो अपने आधार की तरफ यानी कि प्रिज्म के आधार की तरफ क्या होती हैं, झुक जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रिज्म को बनाते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म बनाएंगे सबसे पहले हम। ये रहा प्रिज्म, आपके सामने इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ये जो है आपतित किरण है आई, ज़्यादा दूर बन गया है आई, और ये क्या हुआ, अपने आधार की तरफ झुक गई। अब जब बाहर निकलेगी तो क्या होगी, ये भी अपने अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगी। तो अभिलंब आपका यहाँ बनेगा इस तरह से डाट डाट करके, और इधर भी अभिलंब बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिल रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक चीज़ का नाम लिख लेते हैं इसमें। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, इसको बोलेंगे अभिलंब, तो यन यन डैश से दर्शाएंगे, यन यन डैश से। ए भी आपका यन होगा, ए भी आपका एन डैश होगा। ये आपका एक कोई बी पी बिंदु है जो जा रहा है, ये यहाँ का यस है, और यहाँ पे हमने एक कोई बिंदु माना जिसको बोलते हैं आर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कोण होगा ये आई होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या बनाया था उस वाले में ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके आपने बनाया था ना, अभिलंब होता था, और ये क्या होता था, यहाँ से जब आती थी कोई किरण तो क्या होती थी, यहाँ से गुजरती, मतलब इससे पास हट जाती थी या फिर इससे दूर हट जाती थी। तो क्या हुआ, ये वाला तुम्हारा आई होता था, ये तुम्हारा क्या होता था, आर। ठीक है, वही चीज़ हमने इधर भी बना दिया। चलिए देखते हैं, ये आपका आई हो गया, और ये वाला कोण आपका क्या होगा, आर होगा, और वही चीज़ इधर भी होगा, ये आपका आर होगा, और ये वाला कोण आपका क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हर एक चीज़। अब इसमें ध्यान रखिए, जब इसको हम इस तरह से डाट डाट करके मिलाते हैं, एक इधर से और एक इधर से, तो यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है इसको बोलेंगे डी। इसको क्या बोलेंगे, डी। इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। इसी डी को हम क्या दर्शाते हैं इसमें, डेल्टा। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं हर एक चीज़ को।
सबसे पहले मैं आपको हर एक चीज़ बता दूं, जैसे इसमें आपतन कोण आपने क्या लिया है, कोण आई है, देखो आपतन कोण ना, यहाँ आपतन कोण ठीक है आई है। दूसरी चीज अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण क्या है, आर है। आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि विचलन कोण कौन है। तो विचलन कोण अभी हमने बताया आपको कि आपका कोण कौन होगा, कोण डी, ये आपका विचलन कोण होगा, यही चीज़ हमने बताया। तो चलिए हम सूत्र को जान लेते हैं, ठीक है, सूत्र को। तो देखिए भैया, इसमें सूत्र क्या बनेंगे, जो आपको जानना है। यन बराबर होता है, ठीक है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 पूरे के बटे साइन ए बटे 2 होता है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, इस सूत्र से आपके सवाल लगेंगे। अभी मैं आपको एक सवाल लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये सूत्र केवल आपके लिए, ये इससे सवाल आते हैं और बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र क्या है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट भी है। ये सूत्र क्या है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। समझ में आया? तो आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इसमें हर एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ कौन कौन है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यन आपका क्या है, तो ये अपवर्तनांक है। यन आपका क्या है, ये आपका होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, ठीक है। और ए क्या है आपका, कोण है, प्रिज्म का कोण है, ठीक है। और डेल्टा यम क्या है, ये है अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, मतलब विचलन कोण ही तुम्हारा हो गया। इतनी बातें आपको हमने बता दी। चलिए अब हम इस पे एक सवाल लगाते हैं, जो कि आपके सामने मैंने इस प्रकार से एक सवाल लिख रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, ठीक है, जो कि आया है 2019 में। तो पूछे जाने की संभावना, इससे सवाल आपके बनेंगे। सवाल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख देंगे, ठीक है, ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे सवाल हमको लगाना है। सवाल है आपका, एक प्रिज्म का कोण, एक प्रिज्म का कोण 60 तथा अल्पतम विचलन कोण 38 है, ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा साइन 49 अंश बराबर 0.75 होता है। ये याद रखेंगे, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने अभी जो सूत्र बताया ये वाला, ठीक है, इसी सूत्र पे हम आप इसको लगा के दिखाएंगे। तो जो जो चीज़ें कहाँ है उसी के अनुरूप हम चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहली बड़ी बात क्या होती है, कहा है एक प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का कोण क्या है, ए, यानी दिया क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। अब दिया है जो उसको लिख लीजिए, ए दिया है, ए बराबर आपका 60 अंश दिया है। अब अल्पतम विचलन कोण दिया है, यानी कि डेल एम बराबर आपको दिया है 38 अंश दिया है। कितना दिया, 38 अंश दिया है। इतना हो गया। पूछा क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी आपसे पूछ लिया है
n बराबर कितना होगा, यही पूछा है। तो आप सूत्र वही लगाएंगे जो कि है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 पूरे के बटे साइन a बटे 2। इसी सूत्र पे रखेंगे, आपका सवाल ये तैयार हो जाएगा लग करके। चलिए रखते हैं हम और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए n के स्थान पे आप हमको ज्ञात करना, तो n रहने दीजिए, ठीक है। साइन है, साइन लिख दीजिए। a है, a का मान आपको दिया गया है 60 प्लस डेल्टा m का मान 38 दिया गया है, रख लेते हैं, बटे 2 कर लेते हैं। अब पूरे का बटे क्या कर लेते हैं, साइन a का मान तुमको दिया गया 60 बटे 2 दिया गया है। इतना क्लियर हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको 30 आएगा, 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ लीजिए, आप मन कहे जोड़ लीजिए, नहीं तो फिर ठीक है, हाँ जोड़ करके इसको जो है भाग कर दीजिए। कितना हो जाएगा, देखिए इसमें n बराबर आपको हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा आपका 8, ठीक है, 6 3 9, ठीक है, बटे 2 पूरे के बटे साइन 30 अंश इधर हो जाएगा। जब इसको काटोगे 2 से तुम्हारा कितना आएगा, 2 चौक 8, एक इसमें चला जाएगा 18, तो 2 9 18, तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा n बराबर साइन 49 बटे साइन 30, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा एक चीज़, साइन 49 अंश का मान कितना होता है, तो n बराबर साइन 49 अंश का मान अभी आपने जस्ट लिखा है, देखो इतना लिखा है, तो 0.75 बटे साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब ध्यान रखिएगा, आपको एक सरल तरीका बता दूं, ठीक है। इसके बटे 1 कर दीजिएगा, तो अंदर अंदर का गुणा कर लीजिएगा और बाहर बाहर का गुणा कर लीजिएगा। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0.75 गुणे 2 बटे 1 गुणे 1 हो जाएगा। इसका मतलब कोई नहीं होगा, यानी n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 के 0, 2 सत्ते 14, 14 1 15, 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी n बराबर आपको कितना आएगा, 1.5 आएगा। यही आपका अपवर्तनांक होगा, जो कि प्रिज्म का अपवर्तनांक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को जो है पीछे कर करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आपके सामने है, ठीक है। आप इस चीज़ को और एक चीज़ याद रखिएगा, इसको नोट करिएगा, ठीक है, अपने हैंड राइटिंग में, ठीक है। ऐसा ना मत करिएगा कि स्क्रीनशॉट मार करके इसको रख ले और नोट ना करें, ठीक है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप अपने हाथों से, ठीक है, उसको लिखते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ उसमें समझ में आता रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं और समझते भी हैं हर एक चीज़ को। अब अगला हेडिंग आप डालेंगे, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये आपको जानना है। तो देखिए भैया, वर्ण विक्षेपण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, वर्ण विक्षेपण की, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं ये आपको जानना है, जिसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो पूरा हेडिंग आपका पड़ेगा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। डिस्प्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट बाई ए ग्लास प्रिज्म, ये हेडिंग डालेंगे। और इसमें आपको लिखना सबसे पहले क्या जानना है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं।
तो देखिए भैया, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, परिभाषा आप लिखेंगे क्या, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आप सिंपल भाषा में यानी अथवा करके एक और लिख सकते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि श्वेत प्रकाश का, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, श्वेत प्रकाश का अपने रंगों में बट जाना, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आप ए भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये वर्ण विक्षेपण सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, किसने देखा था, मतलब किसने उस चीज़ को देखा था, उस चीज़ को अनुभव किया था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइजक न्यूटन। ये जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म को उपयोग किया था। ठीक है, क्या किया था कि जो सूर्य का प्रकाश होता नहीं कि स्पेक्ट्रम जो होता है, उसको देखने के लिए क्या किया था, इन्होंने जो है प्रिज्म का प्रयोग किया था। अब जो प्रिज्म का प्रयोग किए थे, तो इसमें जो है इन्होंने क्या क्या चीज़ें किया था, मतलब किस चीज़ को देखा था, इस चीज़ को भी आपको जानना ज़रूरी है। तो प्रिज्म को कैसे देखा था, ठीक है, किस तरह से प्रयोग किया था, तो इसको भी आप जानिए और आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप हर एक चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिज्म ले करके आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आपको दिखेगा भी। ठीक है, चलिए फिगर को बनाते हैं और आपको समझाते भी हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये एक प्रिज्म हमने बना दिया। ठीक, अब क्या है, इस प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश जा रही है। ठीक, जब ये श्वेत प्रकाश जा रही है इसमें, तो यहां हमने एक पर्दा लगाया है। क्या लगा दिया है, पर्दा। अब इस पे हमें रंगों को उतारना है। तो कैसे उतारेंगे, जब प्रिज्म से प्रकाश गई है तो ये क्या हो रही है, ये इधर से इधर हो रही है, यानी ये 7 रंगों में बट जा रही है। तो देखिएगा 7 रंग होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, अभी एक बाकी है। चलिए 7 हो गए। ठीक है, अब ये 7 रंगों में क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा पटरी प्रकार से, तो अच्छा सा आपको बनेगा। मैं पटरी प्रकार का यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बना करके केवल समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कितने रंग दिखाई दिए थे, 7 रंग उनको दिखाई दिए थे। तो सबसे पहला जो रंग दिखाई दिया था, सबसे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं लाल। लाल यानी कि रेड कलर, लाल यानी रेड। ठीक है, उसके नीचे वाला नारंगी, उसके नीचे वाला क्या था, नारंगी, जिसको बोलते हैं
ऑरेंज। इसके नीचे वाला क्या था? पीला, जिसको बोलते हैं येलो। इसके नीचे वाला क्या था? तो वो था हरा, उसको बोलते हैं ग्रीन। इसके नीचे वाला क्या था? तो नीला, ब्लू। इसके नीचे वाला क्या था? जमुनी भी कहते हैं या आसमानी भी किसी कोई लोग कहते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं इंडिगो। सबसे नीचे क्या था? बैगनी, ठीक है, जिसको बोलते हैं वायलेट। ये आपके 7 रंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर का रंग जो होता है ये लाल होता है, सबसे नीचे का रंग ये बैगनी होता है। अब इसको आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बनता है, ठीक है, जो कि ट्रिक बहुत लोग बनाए हैं, ठीक है। वो ट्रिक आपके सामने मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ, जो कि है बिबग्योर। क्या है? बिबग्योर, BIBGYOR। ये आपको ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है? नीचे से ऊपर जाने का, मतलब नीचे से ऊपर। बी मतलब बैगनी, ठीक है। आई मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, वी मतलब वायलेट, आई मतलब क्या होगा? इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज़, आपको हर एक चीज़ पूछेगा इसमें। जैसे पूछेगा कि विचलन सबसे कम किसका होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग जो होता है, लाल रंग, इसमें ये जो लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। विचलन, जिसको बोलते हैं विचलन कोण या फिर विचलन सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा बैगनी में होता है, ठीक है, विचलन। ये इतनी बात आप जान गए। चलिए अब याद रखिएगा कि कितना कितना किसका होता है, ये ज़्यादा कोई मैटर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, ये भी आपको जानना होगा, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो लगभग आपके सामने 4000 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, होता है। ये इतना होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। हर एक चीज़ का एंगस्ट्रॉम, जो कि हमने पहले बताया था कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा विचलन कोण, ठीक है, मतलब विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैगनी रंग का। सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, ठीक है। हमने इतनी चीज़ें आपको बता दी। अब देखिए इसमें अगर कोई चीज़ छूटता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसको जो है उसके ऊपर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, बना करके अपलोड कर दूंगा। चलिए देखते हैं। देखो आप विचलन कोण का ये भी लिख सकते हो कि प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण एवं निर्गत प्रकाश किरण की दिशाओं के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप क्या लिखेंगे, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण एवं निर्गत प्रकाश किरण की दिशाओं के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इतना आपने जाना। अब आपसे पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष जो होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग आपको दिखाई देते हैं, तो ये भी आप याद रखिए और हर एक चीज़ को जो है पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए भैया, अगर हम इंद्रधनुष की बात करें, किसकी बात करें, इंद्रधनुष की, तो आप हेडिंग लगाएंगे इंद्रधनुष, ठीक है।
हमने अभी पहले बताया कि इंद्रधनुष में पूछेगा, ये आपके कला वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेनबो। ठीक है, ये रेनबो जो होता है यानी कि इंद्रधनुष जो होता है, ये इसमें क्या चीज़ है इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। जैसे वर्षा की जो बूंदें होती हैं इसमें, ठीक है, ये वर्षा की बूंदें हो गई, वर्षा की बूंद। अब ये सूर्य का प्रकाश मान लेते हैं, यहाँ से जा रही है। अब इस पर जब पड़ी तो ये गोल है, सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ी है तो गोल है, तो क्या हुआ, ये विचलित होगा, यानी इस तरफ इधर भागेगा। अब इधर से जब विचलित होगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, फिर ये आपके आँखों पर जा कर के पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या दिखाई देगा, ये इंद्रधनुष जो होगा इसमें कई रंग दिखाई देते हैं। जैसे इंद्रधनुष वर्षा के बाद जो है आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्रदृश्य स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा जो है, ये कब दिखाई देता है, जब वर्षा, ठीक है, जब वर्षा समाप्त होने लगता है तो ये क्या होता है, आकाश में जो है कैसे दिखाई देता है, ठीक है, आकाश में जल के सूक्ष्म कणों से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, जल के सूक्ष्म कणों से, कणों में दिखाई देता है, जो कि ये प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक रूप से एक स्पेक्ट्रम होता है। वर्षा जब हो जाता है तो वर्षा के बाद क्या होता है, वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में जल की जो बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जो ये बूंदें हैं वर्षा की, ये किस रूप में काम कर रही हैं, प्रिज्म के रूप में काम कर रही हैं। जो कि कैसे आप देख रहे हैं इस चीज़ को, इस फिगर को, जब ये प्रिज्म के रूप में काम करती है तो सूर्य का जो आपतित किरण, आपतित प्रकाश होता है, यानी कि ये क्या होगा, आपतित प्रकाश है। ये जो आपतित प्रकाश है, प्रकाश को ये बूंद क्या होती हैं, अपवर्तित तथा विक्षेपित कर देती हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा, आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आंतरिक परावर्तन होगा। और जब ये आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण, यानी कि परिक्षेपण के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण आकाश में रंगीन, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त चाँप के आकार का, मतलब इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, ये चाँप के आकार का, इस तरह से कई रंग जो दिखाई देने लगेंगे। तो वर्ण विक्षेपण के कारण जो हमें क्या होगा, इंद्रधनुष जो है दिखाई देता है। तो आपसे अगर यदि पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग कैसे दिखाई देते हैं, तो वर्ण विक्षेपण की वजह से जो हमको इंद्रधनुष जो है कैसे दिखाई देते हैं, 7 रंगों में बटे हुए दिखाई देते हैं। जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, और सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले, ठीक है, यानी सूर्योदय में और सूर्य अस्त में लाल सूर्य क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हर एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जानना है। ठीक है, टिंडल प्रभाव भी जानना है। ठीक है, जो कि आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब इसमें बनते हैं और आपके दैनिक जीवन में भी ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना जो है काम करते रहिए। जय हिंद।